वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स की बात नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की भूमिका का भी बात करेंगे इसमें, कि यूएन का भूमिका अभी इसमें क्या रह रहा है या क्या नहीं रह रहा है, इस पक्ष का भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो यूएन की भूमिका अगर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यूएन बना कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है ना, परमाणु बम गिरा दिया था। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हमारा रुक गया। उसके बाद भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। उसी कमेटी का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है मेरे भाई 24 अक्टूबर 1945 एडी में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना जो प्रक्रिया है 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक हुआ था, में चला था, ठीक है। और उसके बाद हमारा 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हो गया। जब गठन हुआ उस समय 50 देश ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के चार्टर पर सिग्नेचर किया और एक दो दिन के बाद ही पोलैंड ने सिग्नेचर किया। और उस समय वर्तमान में जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या बढ़कर के कितना 50 से 51 हो गई। तो यहाँ तक हमारा जो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तो संस्थापक देश जो थे हमारे 51 थे, 51 थे। अब देखो यहाँ पे इसका जो वर्तमान में सदस्य के देशों की जो संख्या है वो 193 है। कितना है हमारा 193, 193 है यहाँ पे। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक कोई दो राय नहीं है, अमेरिका को डर था। अमेरिका को डर क्या था कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम, जिसको जैविक हथियार कहते हैं, उसका प्रयोग किए थे। तो अगर कल कोई भी एशियन कंट्री अगर आगे बढ़ेगा तो भविष्य में हमारा बदला जरूर लेगा। ये डर उसके दिमाग में हमेशा घुसा हुआ था। मैं बता रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को, मैं ये लाइन जो कह रहा हूँ इसको समझिएगा, एक साइकोलॉजी है, समझ गए ना। तो यहाँ पे उसके दिमाग में एक डर सता रहा था। तो अमेरिका ने ही इसका एक प्रपोजल बनाया कि ऐसा एक होना चाहिए जो हमारे जितने भी यूरोपियन देश जो हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है एटलीस्ट क्या है, यूरोप से गए हुए आदमी जो अमेरिका में बसे हैं और वहाँ के जो अमेरिका के जो मूलतः निवासी थे रेड इंडियन, उसको लगभग समाप्ति के कगार पे भेज दिए हैं। और ये एक्चुअली में अमेरिका जो है सब एक तरह से उपनिवेशवाद के तहत हमारा यूरोप से जा करके बसे हुए लोग हैं यहाँ पे। तो इन लोग को सताने लगा कि हो सकता है फ्यूचर में कोई एशियन कंट्री हम पे अटैक ना कर देते, एक ऐसा कमेटी बनाया जाए और कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी के तहत फिर पूरे विश्व में हम लोग राज करेंगे। इन लोग का मोटिव भी यही था एक तरह से देखा जाए। जैसे कि अभी अगर देखा जाए अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में अगर राज करने का मोटिव नहीं होता तो यहाँ पे यूएन का मध्यस्थता जरूर होता, लेकिन अभी तक यूएन का, हम अभी आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक यूएन का कोई वैसा कड़ा रुख नहीं है इस युद्ध पे। कड़ा रुख है ही नहीं। जैसे कि एक कड़ा रुख होना चाहिए ना था यूएन का। जब मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना, कि किसी के क्या सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल उसका सौहार्द को बचा के रखना है। इसी के लिए कोई भी अगर विश्व शांति में अगर बखेड़ा खड़ा हो रहा है तो उस पर हमको खड़ा होना चाहिए। इसी के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। लेकिन अभी जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हमारा 24 मार्च है, अभी तक इस युद्ध में मैंने इतना रिपोर्ट देखा, कहीं भी यूएन का कोई एक पॉजिटिव और एक ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा। तो मजबूरी में हमको ये थोड़ा सोचे, जो मेरा दिमाग में आ रहा है आइडिया आप लोग से मैं शेयर कर सकूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अमेरिका, मैंने अमेरिका नहीं मतलब यूरोपियन समझ लो, तो सारे यूरोपियन कंट्री को ये एक डर सता रहा था एशियन से। तो इसीलिए इन लोग ने यूएन का गठन किया, ये डर ही गठन करवाया। ये मत समझना कि ये, और वो इस कमेटी के तहत एक तरह से फिर से हमारा क्या हुआ, उन लोग का राज चालू हुआ, ठीक है। देखिए कैसे राज हुआ, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हम जब बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका जब स्थापना हो गया तो इसका 5 अंग रखा गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये हमारे टोटल अंग हैं, वो 1, 2, 3, 4 और 5 अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? हमारे 5 अंग होते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहीं से खेल चालू होता है। अभी तो वर्तमान में क्या 193 सदस्य, लेकिन इसका जो सुरक्षा परिषद था, इसमें अस्थायी सदस्य 5 मिले, जिसको वीटो दिया गया।
अस्थायी सदस्य 5 मिले जिसको वीटो दिया गया। देखिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है, 5 है, जिसमें वीटो दिया गया। हम अभी आएंगे इसमें अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पे, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य का जो वीटो दिया गया वो 5 दिया गया, 5 देशों को दिया गया। कौन कौन है भाई, तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे पहला जो गलती है यहाँ पे, जब पूरे विश्व में सबसे पहले जैविक हथियार का प्रयोग जब अमेरिका ने किया था तो वीटो इसके हाथ में नहीं होना चाहिए था। यहीं पे हो सकता है कि सबसे बड़ा गलती हुआ है, माने कि कोई एक सबसे विनाशकारी जैविक हथियार का उपयोग करे। कहते हैं ना, बिल्ली के गले में ही घंटी बांध दिए हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो ये एक तरह से अमेरिका जो है हमारा बिल्ली है और उसी के गले में हम लोग घंटी बांध दिए हैं, ठीक है, घंटी बांध दिए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि जो सुरक्षा परिषद जो एक सबसे बड़ा हत्यारा है, मानव का हत्यारा है, एक तरह से समझा जाए, जो मानव का हत्यारा है उसी को सुरक्षा परिषद का, हमने कहते हैं ना, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया गया, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया गया। उसी तरह से सबसे बड़ा निर्दोष आदमी का जो हत्यारा रहा हमारा अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी के गले में पूरे विश्व का सुरक्षा का वीटो दे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जब जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तो इस देश को बाहर करना चाहिए था, क्योंकि अगर दूध की रखवाली बिल्ली को देंगे तो दूध बचेगा नहीं मेरा भाई, दूध को बिल्ली पी ही जाएगा। बात समझ रहे हो यहाँ पे। और सबसे बड़ा मैंने निर्दोष आदमी का सबसे ज्यादा हत्यारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी को हम वीटो दे के रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और ब्रिटेन। अब इसमें भी दोगला नीति हुआ है। दोगला नीति कैसे कि पूरे विश्व का 60% जो पब्लिक है, 60% पब्लिक जो एशिया में रहता है, 60% पब्लिक किस में रहता है, एशिया में, 10% यूरोप में रहता है, नॉर्थ अमेरिका में लगभग पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन का है वो 8%, साउथ अमेरिका में 5.5% और साउथ अफ्रीका में 16.17 या 16% का लगभग, और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 0.5% के आसपास, मैंने 0.3। तो ये हमारा एक लगभग पॉपुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा अर्थ का, जो हमारे जितने भी हमारे मैंने कि कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें हर कॉन्टिनेंट में जहाँ पे आदमी, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, एशिया का है। तो अगर एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है अगर, तो यूएन का झुकाव ज़्यादातर एशिया की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सॉवरेनिटी तो इधर देखना पड़ेगा। तो इधर का सॉवरेनिटी का डिसाइड यूरोपियन कर सकता है क्या, क्योंकि उसको 10% को इधर राज करना था, ठीक है, जो यूरोपियन 10% है। अमेरिका का जो आप मान लेते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है एक तरह से तो यूरोपियन ही है, ये उपनिवेशवाद पर चल गए थे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भाग करके चले गए थे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बस गए थे वहाँ पे जा करके। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों का जो पॉपुलेशन क्या होगा, एक ही है, उसको 18 मान सकते हुए यूरोपियन ही है हमारा, ठीक है, तो 18%, तो 18% को राज करना था 60% पे। अब यहीं पे बड़ा घोलमाल हुआ है। देखिए, चीन हमारा एशियन है, फ्रांस हमारा यूरोप है। रसिया की बात करें तो रसिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, इसका जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत सबसे बड़ा देश है, इसका आधा देश एशिया में है और आधा देश यूरोप में है, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। अब देखो, ये तो रूस हो गया, चलो ये रूस को तो दोनों तरफ है, इसको रख लिया गया। यूनाइटेड किंगडम, जिसमें हमारा ये आपका यूरोप में आता है, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आपका एक अमेरिका में आता है, जो हमारे एक तरह का यूरोपियन ही है हम लोग, ठीक है, जो क्योंकि वहाँ रेड इंडियन अमेरिका का खत्म हो चुका है लगभग, बहुत ही कम जनसंख्या है वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है 18% में 2 वीटो है, समझ के देखिए, एक है हमारा यूनाइटेड किंगडम और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो है। बातों को समझिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एशियन में, और एक फ्रांस भी है, मैंने 3 वीटो हो गया वहाँ पे, मतलब कि 18% में 3 वीटो है, ठीक है। अब एशियन का जन पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे, 60%। वीटो हमारे पास क्या है, एक है चीन का, वीटो हमारे किसके पास है, सिर्फ ओनली 1 चीन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो चीन अगर वीटो है, और रूस की बात करें तो जब हमारा इधर का हित होता है तो इधर के लिए इस्तेमाल करता है वीटो का, और जब उधर यूरोप के लिए हित का बात होता है, अगर उसका फायदा होता है यूरोप के हित से, तो वो उधर वीटो का इस्तेमाल करता है। तो कुल मिला करके कहते हैं ना, 60% आदमी को दढ़ा गया, हम लोग के लैंग्वेज में कहते हैं, मैंने उसको जानबूझ करके दबाया गया है, उनका आवाज को दबाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ दबाया है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था कि जब एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वीटो एशिया के कंट्री जो होता है उनके पास ज्यादा होना चाहिए था। अब 18% पे आप लगभग 3.5 वीटो दिए हैं, 18% पे 3.5 वीटो, और हमारा क्या देखो 1 हो गया, देखो यहाँ संयुक्त राज्य 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, और ये रूस हाफ है तो 3.5 वीटो हो गया, 18% में 3.5 वीटो है।
और हमारा 60% में 1.5 वीटो है, न कि रसिया को हम हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जाता है कभी। तो सोच के देखो 60% पॉपुलेशन पे हमारा 1.5 वीटो है, और 18% में हमारा कितना वीटो है, हमारा टोटल 3.5 वीटो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब कोई एशियन कंट्री पे विपदा आएगी, कोई यूरोपियन कंट्री अगर यहाँ पे अटैक करेगा, क्या इवन यहाँ पे अपना सख्त रुख अपना पाएगा? कभी नहीं अपना पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है यूएन का जो चेयरमैन है, जो महासचिव का चुनाव होता है, उसमें भी बात करें। देखिए यहाँ पे जो हमारा यूएन के जो महासचिव अभी तक कितना बने हैं? 9 बने हैं, जिसमें से एशिया से 2 गो है, यूरोप से 4 गो है, अफ्रीका से 2 गो है, दक्षिण अमेरिका से 1 गो है। मतलब महासचिव की संख्या भी अगर देखा जाए यूएन में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूरोपियन का है। मैंने कि एक तरह से देखा जाए यूएन में सबसे ज़्यादा यूरोपियन का बोलबाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन का बोलबाला है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि एशिया के हित में कोई कानून जाए। अगर कोई यूरोपियन एशियन को अगर कंट्रोल करना चाहेगा, तो कभी भी मैंने कि यूएनओ नहीं चाहेगा कि हम डायरेक्टली वहाँ पे एक कड़ा रुख अपनाएं। अब यही चीज़ जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब कोई यूरोपियन पे अटैक होता है, तो यूएन जो होता है बहुत कड़ा रुख अपनाता है। क्यों? क्योंकि उसके वीटो का पावर ज़्यादा है, वहाँ पर उसका फंडिंग ज़्यादा है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला करके यूरोपियन को जो एशियन से डर था, और एशियन लोग कभी भी अपने हथियार बारूद इस सब में आगे ना बढ़े, इसलिए उस पर दबाव बनाने के लिए, ठीक है ना, यूरोपियन ने इस कमेटी को बनाया, ताकि हम लोग का बाप नहीं बन सके। अब देखो वही कारण है, ईरान को अमेरिका ने प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाया। कभी जो है हमारा यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ बोला कि एक देश जो खुल के आज़ाद रहना चाहता है, डेमोक्रेटिक है, तो तुम उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप अभी जो चल रहा था, टेरिफ वार चल रहा था, सब देश को टेरिफ पे टेरिफ, खास करके एशियन को टेरिफ पे टेरिफ धकेले जा रहा है। जो उसके बात पे नहीं चल रहा है, जो अपना थोड़ा सा करना चाह रहा है, मतलब नहीं बेटा थोड़ा ट्रिप लगाओ, चीन पे ट्रिप लगाया, भारत पे लगाया, यहाँ पे बांग्लादेश पे लगाया, ठीक है, श्रीलंका पे लगाया, तक पलट भी किया। बातों को समझो, क्योंकि अमेरिका यानी सीधे सीधी इनडायरेक्ट वे में यूरोपियन का बात यूरोपियन के तर्ज पे नहीं चल रहे थे। मैंने कि हमको जो भी करना है एक तरह से, मैंने कि पहले तो डायरेक्ट गुलाम थे, अब इनडायरेक्टली टेरिफ के फॉर्म में अब गुलाम बन जाओ, कहने का मतलब था उसका। टेरिफ के फॉर्म में गुलाम बनो, अगर नहीं बनोगे मेरा गुलाम तो बेटा झेलो टेरिफ। अब एक तरह से आर्थिक मार दे रहा था। ईरान को भी पिछले 45 ईयर्स में आर्थिक मार अमेरिका दे के रखा था, लेकिन ईरान भी झुकने वाला कहाँ है? कहते हैं ना हमारे झारखंड बिहार का जो कहावत है, हम लोग तो वो आदमी है साला पहाड़ों के घमंड तोड़ देते हैं। दशरथ मांझी का नाम सुना है? तो ईरान भी कुछ दशरथ मांझी की तरह ही जो थे हमारे आयतुल्लाह खामेनी थे। बोलते हैं साला तू हमारा की करे, तो पहाड़ के घमंड तोड़ दे। वो हम लोग पहाड़ के घमंड तोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो तू कौन चीज़ है? ऐसे भी वो एक तरह से पठारी इलाका है, ठीक है। तो उनके जो विचार थे आयतुल्लाह खामेनी के, ये एक तरह से मैंने कि कठोर विचार, जैसे दशरथ मांझी का जो विचार था उस टाइप का विचार था इनका, ठीक है। अब ये 45 ईयर्स में ईरान पे, एजुकेशन पे, साइंस पे बहुत सारा काम किए। उसको प्रतिबंध पे प्रतिबंध मारे जा रहा है, कहते हैं ना और मार, उसका अपने सब्र का सीमा, जिसको ने जितना वो बेचारा दब रहा है उतना अमेरिका और ओकरा मार रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ आंतरिक सुरक्षा पे वो काम करते जा रहा है। विज्ञान पे काम किया और पूरा मिसाइल बनाया, अमेरिका को पता नहीं है, सोच रहा है इतना आर्थिक मार दिए बनाएगा कहाँ से। तो कहीं ना कहीं से उनको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किए, इसलिए भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, कहते हैं ना संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ईरान ने जो है कुछ भीमराव अम्बेडकर का फिलोसफी को, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसी फिलोसफी पे आयतुल्लाह खामेनी ने आगे बढ़ाए अपना ईरान को। अब वो शिक्षा के दम पे अपने पूरे ईरान को एक संगठित होने का, आज देखिए आईआरजीसी लड़ रहा है, कितना संगठित होकर लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो फिलोसफी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस पॉलिसी को अपनाते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने पूरे ईरान को शिक्षित बना दिए, संगठित भी किए और संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका से, साथ ही साथ इजराइल से भी कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो मारे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे तख्ता पलट का बात हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस और ये सब चीज मिल गया। तो अमेरिका जो है
इस पर यहाँ पे तख्ता पलट के लिए मतलब कि अपना पिट्ठू सरकार मैंने गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम, मतलब कि डायरेक्ट नहीं राज करेंगे, इनडायरेक्ट रूप में आपको हम गुलाम बनाएंगे, इसके लिए इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान पर आक्रमण कर दिया। ईरान पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ईरान पर तो आक्रमण कर दिया, लेकिन इन लोग को पता नहीं था कि भीमराव अंबेडकर का जो ये स्लोगन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, में ये इतना कुछ आगे बढ़ गया है। इस संघर्ष में इन्होंने विज्ञान को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, अप्लाई किया, ठीक है, और उन्होंने साइंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। आज बेटा अमेरिका को ऐसा धोबी पछाड़ धो रहा है ना, जैसे कि आप वाशिंगटाउन बोलते हैं, वाशिंगटन को वाशिंगटन बोलते हैं, ठीक है, तो वाशिंगटाउन ने धोबी घाट बना के रख दिया है अभी। वाशिंगटाउन, तो वाशिंग मतलब धोबी, कपड़ा धोना, और टाउन मतलब घाट, धोबी घाट। तो अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी है, जिसे वाशिंगटाउन कहते हैं ना हम लोग, इसको धोबी घाट बना के रख दिया है अभी ईरान। जबरदस्त तरीके एकदम धोबी पछाड़ मार रहा है उसको, ठीक है। अमेरिका अभी कुहक रहा है एकदम ऐसे ऐसे एकदम बेटा, ठीक है, पूरा मार रहा है हमारा मिडिल ईस्ट पे, लेकिन दर्द हो रहा है कहाँ? वाशिंगटन और पेंटागन पे। अभी हालत खराब हो गया है। अभी तो रिकॉर्ड करने से 1-2 दिन पहले हम देखे डियागो गार्सिया जो है यूनाइटेड किंगडम का, वहां पर भी मिसाइल दाग दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी को इतना भी मत दबाओ कि वो डर उसका खत्म हो जाए। तो ये भी क्या है ना कि ईरान का डर ही खत्म हो गया अमेरिका से। तुम कितना मारोगे, इतना तो मार ही दिया। मेरा जो धर्मगुरु थे आयतुल्लाह खमेनी, उसको भी मार दिया। तो तू सब कुछ जो मेरा खत्म कर दिया है, वो कहते हैं ना, कहावत है हमारा झारखंड में, नंगा निचोड़ेगा क्या, पहनेगा क्या और खाएगा क्या। वही हाल तुम ईरान का कर दिए हो। अब ना उसके लिए पहनने के लिए कपड़ा है, ना निचोड़ने के लिए कपड़ा है, ना खाने के लिए अनाज है। बेटा तुम सब कुछ तो उसको बर्बाद करिए दिया, तो उसका डर किस चीज़ का रहेगा? जान तो है ही है ना बेटा, लड़ो रे साला, ऐसे भी तो नहीं है मिल रहा है। अब अमेरिकन है, इजराइल है, अब जिसका पेट भरल था, ठीक है, पूरा पेट खा खा के भरल था, मोटा सेट बन गया था, किसी का ऐसे पेट निकला, कभी एकदम सेट से ऐसे चल रहा है, ठीक है। वो लोग का तो अगर एक दिन का खाना ना मिलेगा तो क्या होगा, समझ रहे हो? और ईरान तो बेटा भूखमरी सबसे झेल ही रहा था प्रतिबंध के कारण, ठीक है। तो यहाँ का जो एकता था, आवाम था, संगठित होने का आवाम, ये संगठित हो गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल का अभी क्या है, संगठित नहीं है। मतलब कि सरकार एक अलग डायरेक्शन में चल रही है, वहाँ का पब्लिक एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है, जिस कारण से ईरान जो है इजराइल और अमेरिका पे हावी पड़ते जा रहा है। और पड़ेगा, हो सकता है, कहते हैं ना, हो सके ईरान एक बहुत प्रतिबंधित झेला हुआ देश है, तो हो सके उसके पास अभी पूंजी कैपिटल का कमी हो, इस युद्ध हार भी जाए। ये नहीं कर रहा हूँ कि जीत जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हार भी जाए तो इतना अमेरिका को धक्का दे देगा ना कि अमेरिका से अब कोई डरेगा नहीं। जो कोई धौंस दिखाता था ना अमेरिका की, किसी को भी डरा देंगे, वो तो साला सबसे पहले हथियारा देश है अमेरिका। सोचो ना, कितना निर्दोष आदमी को, जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया था, कितना निर्दोष आदमी को मार दिया था। तो सबसे बड़ा हत्यारा अगर कोई है तो हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और उसी कहते हैं ना, बिल्ली के गले में ही, ठीक है, ने बिल्ली को ही दूध का रखवाली संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, सुरक्षा परिषद का वीटो दे के रखा है। तो कितना रखवाली करेगा दूध का? तो दूध पिए रहा है ना सब ने। दूध कौन है? एशियन सबको खींच रहा है। अरे जो एशियन बुर्बक लोग जो है ना, मिडिल ईस्ट में कौन, अरब उरब देश लोग, ये बुर्बक सब लोग के चक्कर में फंस गया है। अमेरिका को पैसा दे रहा है और अमेरिका बेटा इन लोग का पैसा से ऐश मौज कर रहा है। बेटा तुम्हारा जब तेल है, तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है, तो तुम अपने कैपिटल पे काम करो ना यार, डॉलर पे क्यों कर रहे हो? इस चक्कर में डॉलर मजबूत होते जा रहा है और साला हम लोग को यह मार झेलना पड़ता है सबको। है साला एकदम कोना पे छोटा सा, ठीक है, और राज कर रहा है पूरा 60%। कितना पॉपुलेशन है नॉर्थ अमेरिका 8%, जिसमें जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका टोटल पॉपुलेशन अगर देखा जाए ना तो 5.5% है। अरे 5.5% जो है ना साला, बाकी जितना है ना, ये क्या बोलते हैं, 94.5% पे भारी पड़ल है, ठीक है। क्यों? तो हम लोग उसका मोनोपोली बना है। अरे ये जो यूरोपियन कंट्री जो है, नाटो जो बना है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध का डर था कि अगर हम किसी ट्रीटी बना करके ग्रुप में नहीं रहेंगे ना, तो बेटा जो हम मारे हैं ना जापान को, तो कोई एशियन सरफिरा अगर आया तो हमरो यहाँ पे कूटेगा। तो एक ऐसा ट्रीटी धौंस बना के रखें कि कल को अटैक करने से पहले कोई भी एशियन सोचेगा कि नहीं, नाटो में इतना मेंबर है भाई, ठीक है, अगर अटैक करेंगे तो सब देश साथ में आ जाएगा, तो डर से कोई अटैक नहीं करेगा। इसी डर का धौंस से इतना दिन अमेरिका बचा हुआ था, नहीं तो चीन और रूस ना कब के ओकरा उल्लार कर देता, कब के उल्लार कर दिया। ये नाटो ही उसको बचा के रखा था, नहीं तो रसिया और चीन, रसिया है बाबू मस्त, चीनो है एक नंबर, ठीक है, कब का उल्लार करके छोड़ देता। देखा था ना जब हम लोग 1971 का जंग हुआ था, तो 7th फ्लीट भेज दिया था अमेरिका, तो इधर से रूस भेज दिया, बेटा जाओ आप भिड़ लेते हैं, चलो आप परमाणु खेल लेते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब अमेरिका जो है ने नाटो का जो गठन किया, तो एक्चुअली में जो होता है ना, नाटो का गठन किया, यूएसओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रपोजल लाया, तो कहीं ना कहीं एशियन के डर से बनाया था वो। ये एशियन कंट्री को समझना होगा इस चीज को, कुछ नहीं है उन लोग के पास। अगर एशियन इस चीज को समझ लें और इस तरह से मैंने कि क्या बोलते हैं, जैसे ब्रिक्स बन रहा है वैसे अगर बनाए, ठीक है, तो 2 दिन में घुटने में आ जाएगा अमेरिका। ये एशियन कंट्री को अपना जो अपना आपसी मतभेद है इसको भुला करके, जैसे कि क्या बोलते हैं वो नाटो जैसे बनाया है ना, क्योंकि बचने के लिए बनाया था, तो हम लोग एक ऐसा बनाए कि साल लोग को मारने के लिए बनाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो देखो अभी क्या है, अमेरिका कहाँ कोना पे है, वहां पे कोई पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। अमेरिका कहाँ कोना पे है, आके साला एशिया मिडिल ईस्ट पे, जिसको ना पश्चिम एशिया, हम लोग भारत में है तो पश्चिम एशिया पे आके इतना बमबारी कर रहा है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो पछुआ पवन चलेगा, तो उधर जितना भी बारूद फटा है वो पवन जो है बहते हुए तो भारत के मैदानी क्षेत्र पर उतरेगा ना भाई। तो पोल्यूशन तो इंडिया तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो युद्ध हो रहा है भले हमारा मिडिल ईस्ट पे, लेकिन उसका असर हमारा भारत में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब पोल्यूशन का असर तो इधर भी आएगा, और वो अपना एटमॉस्फेयर को क्लीन रख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा अपना ओपिनियन अगर ऐसा है ना, तो जैसे रसिया चीन जो है ना, इन लोग को भारत ये सबको एक साथ खड़ा होकर के ईरान का पक्ष में जा करके ना, सारा सुखोई उखोई जितना है ना, जितना फाइटर प्लेन उड़ा करके ना कूट देना चाहिए अमेरिका में 3-4 को साला, ठीक है, ताकि सीधे हो जाए। बहुत दिन से तंग करके रखा है, बहुत हो गया यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब इसको, ठीक है। साला अमेरिका को सीधा करना बहुत जरूरी है, एकदम बर्बाद करके रख दिया साला। यहाँ से जाता है उधर कूटता है, इधर से अभी देखो वेनेजुएला को, इधर ईरान से नहीं सक रहा है तो क्यूबा वालों को। आप देखो यहाँ पे यूएनओ जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो अगर कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो तुम्हारा काम क्या है? टाइट होकर के हमारा शांति सेना बहाल कर देंगे। तुमको जब अमेरिका और इजराइल जब ईरान पे अटैक किया तो दोषी कौन हुआ? अमेरिका और इजराइल हुआ, ठीक है। जब शुरू से कह रहा था ईरान की हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, न्यूक्लियर हथियार नहीं है, जैविक हथियार नहीं है, बातचीत चल रहा था, अटैक कर दिया, तो तुमको स्टैंड लेना चाहिए ना। ये तो साला जो है ना, कौन बोलते हैं अभी वर्तमान में महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस, ये तो साला हमको लगता है कि क्या कहेंगे अब, आदमियों है कि बीच वाला है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको चूड़ी पहन लेना चाहिए साला एक और, ठीक है। मैंने कि क्या कहे, औरतों से गल गुजरल हो गया है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं कोई काम के नहीं, हम लोग गाँव देहात में नहीं कहते हैं ठोस कदम नहीं लेता है, साला औरत बन गया, अरे साला चूड़ी पहन लो, तो एक चूड़िया पहन लेना चाहिए। किसको? एंटोनियो गुटेरस को। गजब बात करता है एंटोनियो गुटेरस, एगो बयान नहीं दे रहा एंटोनियो गुटेरस। काची का महासचिव है रे वे, काची का महासचिव है जो गजब बात कर रहा है। अमेरिका जो है अटैक कर दिया ईरान पे, अमेरिका अटैक कर दिया ईरान पे, और तू बैठल है वहां पे चेयर फूकने के लिए, चेयर तोड़ने के लिए, इसीलिए तुमको चुना गया था। गजब बात करते हैं एकदम ये हमारे, ठीक है। क्या करेंगे, तू तड़ाक प्यार मजबूरी है, माफ कीजिएगा भाई मेरे, ठीक है, किसी को बुरा लग सकता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब सोच के देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, दोषी कल्पिट कौन है? दोषी कौन है? हमारा अमेरिका और इजराइल। तो ईरान पे तुम शांति सेना उतार दो इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध में, कि भाई इस देश का, ईरान का अपना एक सॉवरेनिटी है, उसका अपना एक क्या बोलते हैं गणतंत्रात्मक देश है, उस देश पे तुम उसका सॉवरेनिटी को खत्म करने के लिए क्यों जा रहे हो? उसका अपना हक है अपना देश का रक्षा करने का, अपना देश को डेवलप करने के लिए उसका अपना खुद का हक है, उसको तुम प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? कड़ा रुख एंटोनियो गुटेरेस को नहीं लेना चाहिए, तो ये कहे लेगा? तो ये है साला पुर्तगाल कौन है? यूरोपियन का वंशज कौन है? साला अमेरिका। एक तो बच्चा है, यूरोप का ही तो बच्चा है अमेरिका, तो काहे ओकरा पक्ष लेगा? ईरान का पक्ष लेगा, वो अमेरिका का पक्ष में लिया, चुपचाप बैठल है। अभी एगो मिसाइल खाली दाग दो ना अमेरिका वहां पे, ठीक है, तुरंत एकदम छटपटा के निकलेगा एंटोनियो गुटेरेस, बोलेगा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। समझ रहा है? तो कहने का मतलब ये जो यूएनओ जो है ना, यूएनओ जो कमिटी है, एक्चुअली में ये यूरोपियन ऑपरेटेड कमिटी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें एशियन का कोई फायदा नहीं, आज तक एशियन समझ नहीं पाए इस चीज को, एशियन समझ ही नहीं पाए इस चीज को। अगर जितना भी देखिए वेनेजुएला जो भी कमजोर देश है, कोई भी कमजोर देश है, उस पर अमेरिका अटैक कर रहा है। अब बताओ वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको वो घर से किडनैप करके लेके आ गया। उस देश का अपना एक सॉवरेनिटी था, वहाँ का आवाम क्या चाहता था इसको बोलना चाहिए था। तुम उसको किडनैप करके अमेरिका लेके आ गया, वहाँ का तेल पे कब्जा कर लिया, और वहाँ का जो अपना
तिजोरी में जो सोना था उसको तुम अमेरिका लेके आ गया। ये तो लूट न हो गया, सीधा सीधी डकैती रे भाई, हम लोग गांव देहात के भाषा में कहते हैं। एंटीनो गुतेरेस कहाँ गया है, बात करता है एकदम गजब। इसको बोलना चाहिए ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वेनेजुएला एक अपना, वेनेजुएला जो देश है वो सुंदरी, विश्व सुंदरी देने के लिए फेमस है भाई, सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी मैंने कहता है ना, मिस वर्ल्ड दिया है हमारा, ठीक है। वो कहाँ लड़ाई झगड़ा के चक्कर में रहेगा, तो जान रहा था। और वही सोच करके ना ट्रंप का मनोबल बढ़ गया था। ट्रंप का क्या है, मनोबल बढ़ गया था, आ गया ईरान पे। तो ईरान जो है ना, ये दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एकदम आयतुल्लाह खमेनी जो है ना, एक एक आदमी के नस में, ईरान के एक एक आदमी के नस में ये चीज भर दिए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो पहाड़ों के घमंड तोड़ दिए, तो तू अमेरिका की चीज का है बस। तो आयतुल्लाह खमेनी ने एक चीज जरूर किया ईरान के जनता पे, एकदम दशरथ मांझी का जो डायलॉग था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक पब्लिक के अंदर में ये थॉट भर दिया। और एक चीज भरा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अभी वो लोग संघर्ष ही कर रहा है, अपना आजादी का संघर्ष कर रहा है, मानसिक आजादी, आर्थिक आजादी का संघर्ष कर रहा है। आजाद देश जरूर है, लेकिन आज भी सही मायने में देखा जाए तो ईरान जो है आर्थिक आजादी नहीं है उसको, क्योंकि वो अपना तेल किसी को बेच ही नहीं सकता, उसको प्रतिबंध डाला हुआ है। बस समझ गया। तो आज भी अगर ईरान जो है संघर्ष ही कर रहा है, भीमराव अंबेडकर का जो लास्ट लाइन है, संघर्ष ही कर रहा है, तो संघर्ष मैंने क्या बोलेंगे, उस संघर्ष ही कर रहा है, वो अपनी आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन यूएनओ का जो है कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अगर यूएनओ सही मायने में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता, मैं इसीलिए यूएनओ पे सवाल कर रहा हूं। यूएनओ का जो एंटोनियो गुटेरस है, ये एक कंप्लीटली क्या कहेंगे, यूरोपियन पपेट है, यूरोपियन पपेट है, जो यूरोप के हित से ये डिसीजन दे रहा है। नहीं तो अभी निकल करके आना चाहिए, ईरान के तरफ से शांति सेना उतार देना चाहिए, ठीक है। रूस और मतलब चीन और रूस मदद कर रहे हैं ईरान को, लेकिन एकदम मैंने क्या वीटो उतार, तुम गलत किया है भाई। ईरान एक अपना धर्मनिरपेक्ष क्या बोलेंगे उसको, ये लोकतंत्रात्मक देश है, उसका अपना एक सॉवरेनिटी है, उसको हर चीज का हक है अपना कुछ कुछ करने का। तुम उसमें टांग फटे पे क्यों अड़ा रहे हो? तुमको अड़ाने का, तुम अपना देश संभालो ना, तुम अपना देश संभालो, तुम दूसरा का देश को क्यों जा रहे हो उंगली करने के लिए? यूएनओ को ये चीज अमेरिका से बोलना चाहिए था, लेकिन चुप रहेगा यूएनओ। क्यों? तो ये जो हमारे एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। अब पुर्तगाल के होने के कारण, ठीक है ना, ये तो यूरोपियन को ही सपोर्ट करेंगे, यूरोपियन है। और जहाँ तक बात रही अमेरिका का, ठीक है, तो वो एक्चुअली में यूरोप के ही बच्चे हैं, क्योंकि जो भी यूरोप से भाग करके गए हैं, मैंने भाग करके मतलब जो पैसा वाला थे तो जो शांति के लिए गए थे और जाकर के अमेरिका में बस गए और आज वहीं पे अपना राजपाट चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, जैसे कि हमारा ये फिलेमोन यंग जो हैं कैमरून के हैं, और जो अगला महासभा अध्यक्ष होगा लेना बेरियार वाक, ये जर्मनी का है। तो हमेशा अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी ऊपर के पोस्ट के होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जो हमारे मेन अध्यक्ष होते हैं वो मैक्सिमम आपके यूरोपियन होते हैं, तो एशियन के हित में बात नहीं करेगा। ज़्यादातर जो फेवर होगा वो यूरोपियन के फेवर में ही होगा। आज देखो ईरान को इतना मार रहा है अमेरिका, ठीक है, इतना मार रहा है अमेरिका और इजराइल मिल करके, लेकिन एक दिन भी ऐसा हुआ कि ये एंटोनियो गुटेरस निकल करके आए और तू लोग गलत कर रहा है, एकदम आंख से आंख डाल करके अमेरिका और इजराइल को बोल सके? तो नहीं बोल सकता है। रीजन क्या है कि सबसे बड़ा स्थापना जो किया है वो उसका जो हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क, वहीं पे है। साथ ही साथ सब कुछ अमेरिका, तो सब कुछ तो उस अमेरिका ही कंट्रोल करता है। एक तरह से समझ लो कि अमेरिका का सेकंड गवर्नमेंट है यूएनओ, जो पूरे वर्ल्ड में चला रहा है, पूरा वर्ल्ड में चला रहा है यूएन के तर्ज पे। और ये जितने भी एशियन कंट्री हैं इसको समझ में नहीं आएगा। 60% आबादी, यार ये जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो शाही राजा लोग जो बैठे हुए हैं ना, सलमान क्या क्या नाम है, 10-11 को जो मिलिट्री बेस दे के रहे अपना सुरक्षा के लिए। अरे अपना सुरक्षा के लिए कि नहीं, तुम लोग ज़्यादा बगावत न करो, कल को कुछ तुम बना न लो हथियार, ठीक है, साइंस पे काम न करो। तुमको ना उल्लू बना के रखा है, जितना तुम लोग हो ना मिडिल ईस्ट वाले लोग, सबको उल्लू बना के रखा है, अपना वो रोटी सेक रहा है, अपना
जो क्या कहते हैं सब कुछ दे रहा है, तुमसे पैसा लेते जा रहा है, तुमको मैंने कि क्या कहते हैं तो मानसिक गुलाम, मैंने कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ऐसे मौज करते, तेल है ना डॉलर दे रहे हैं, लो ऐस करो, तो तुम खाली ऐस में बीत गया है लोग का, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान है नहीं। कहे कि तेल इतना है ये है कि एक कुआं खोदा तेल निकला, बेच रहा है तो साला करोड़ों में लाखों में अरबों में खेल रहा है, तो अगर पैसा से थोड़ा बुझा रहा है, पैसा आ रहा है पूरा वर्ल्ड घूम रहा है तो उसको थोड़ा बुझा रहा है। लेकिन अपनी भी देश की एक सॉवरेनिटी होती है। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, अमेरिका सबसे बड़ा शांति बहाल करने के लिए जिस देश में जाता है, जिस देश में जाता है वहाँ पे अराजकता ही फैलती है, और सबसे अराजकता भी फैलती है, साथ ही साथ वहाँ का जो तेल का कुआं होता है, यहाँ वहाँ पर जो खनिज संपदा होती है, ठीक है, तो खनिज संपदा होती है उसमें उनका अधिकार हो जाता है। जैसे यूक्रेन के साथ, अभी यूक्रेन को मदद कर रहा है लेकिन उसके साथ ही अंदर अंदर ट्रीटी हो रहा है। ट्रीटी क्या हो रहा है, तो हमारा ट्रीटी में है कि तुम्हारा जो यहाँ रेयर अर्थ मेटल है वो तुम हमको दोगे, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस वाला है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ईरान की बात करें तो ईरान में पूरे विश्व का 40% ऑयल है। अमेरिका चाहता है कि इस ऑयल पे कब्जा हो जाए हमारा, ताकि हम मनमाना ढंग से एशियन कंट्री का तेल, एशिया कॉन्टिनेंट का तेल एशियन को ही महंगे दाम में बेच सके। अभी हमारे भारत को भी लगाया था प्रतिबंध, अभी झेला है कस करके। रसिया से हमको सस्ता में तेल दे रहा था, अमेरिका बोल दिया कि नहीं तुमको नहीं लेना है उससे, क्या करेगा। टेरिफ का बार इतना भयंकर कि यहाँ का जितना भी एक्सपोर्टर लोग है इतना टेरिफ दे दिया कि तुमको माल फॉरेन जाने ही नहीं लगा। मजबूरी में क्या हुआ, झुकना पड़ा दंडवत उसको। हमारे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था इनको, लेकिन झुक गए। अब मजबूरी समझे चाहे कुछ करें, अगर टाइट होते तो शायद कुछ बात बनता, लेकिन ये तो हमारा थोड़ा सा टाइट होने से डरते हैं, पता नहीं किस बात का यहाँ डर है यहाँ पे, अब उसको हम नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूएन का जो है कुल मिला के देखा जाए तो एशिया, यूएन का जो रोल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रोल है हमारा, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में एकदम 0% है। मैं चाहता हूँ कि जो होता है यूएन जो चार्टर, यूएनओ जो होता है ना हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, निकल के सामने आए और अमेरिका को बोले कि ये तुम नहीं कर सकते हो, हर कंट्री पे तुम दादागिरी करते हो। तो नाटो वाला को अकल खुल गया, क्योंकि नाटो का संविधान में था तो उसमें अकल खुल गया थोड़ा सा ही लोग का, कि उसे प्लेन जो होता है ना ग्रीनलैंड वाला के चक्कर में धमकी दिया था, तो लोग का नाटो का कंट्री अपना दोस्ते को धमकी दे दिया था, ग्रीनलैंड कब्जा करने जा रहा था अमेरिका, तो बेटा बोलता हमको नहीं दोगे ना तो टेरिफ लाद देंगे, टेरिफ लाद देंगे। तो नाटो वाला को समझ में आ गया, इधर अमेरिका अटैक किया, सोचा होगा कि नाटो में तो मेरा ग्रुप है ये है, हम जाएंगे तो सारे साथ सारा नाटो सेना उतर जाएगा, जैसे कि क्या बोलते हैं इराक में उतरा था, कूद गया जंग में। जब देख रहा कुटाई हुआ तो नाटो लोग को बोला कि तो लोग उधर, तो बोलता है यहाँ नाटो का संविधान में ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है कि हम अटैक करेंगे तो नाटो जाएगा, नहीं, हम पे कोई अटैक करेगा तो नाटो जाएगा। तो तुम वहां पे इजराइल और अमेरिका ईरान पे अटैक किए हो, ईरान हम पे अटैक नहीं करने आया, पहला अटैक तुम किए हो, इसलिए ये नाटो के संविधान के खिलाफ है, इसलिए कोई भी नाटो कंट्री अपना सैनिक नहीं भेजेगा। तो वही हो गया ढाक के 3 बात, सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। ट्रम्प भाई साहब सोचे थे, हमारे ट्रम्प दादाजी, ठीक है, कि बोले कि चलो, बुढ़वा जो है, ठीक है, बोले हैं कि चलो कि हम अटैक कर देते हैं, पीछे से नाटो आ जाएगा। लेकिन नाटो वाला लोग का अकल खुल गया कि ग्रीनलैंड के समय धमकी दिया था, बेटा अगर नहीं जाने दोगे तो हम टेरिफ लाद देंगे। तो लोग को भी समझ में आ गया, सारा चीज़ तो लोग का जितना उसी में चल रहा था। तो कुल मिला करके देखा जाए तो अभी अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में यूएनओ का कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा ही यूएनओ चुप रहता है तो आने वाले दिन में इस संस्था को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि शांति बहाल होगी ही नहीं कभी। अरे तुमको शांति बहाल के लिए बनाया गया था, तुम अगर कुछ स्पीच नहीं दोगे, सैलरी काटोगे, उसमें सैलरी लोगे बैठ करके, खाली क्या कहते पिज्ज़ा बर्गर खा करके, चिकन बिरयानी खा करके एकदम चेयर तोड़ रहे हो, कामें नहीं कर रहे, तो ऐसी संस्था का कोई काम नहीं। इसको कहते हैं एक तरह से पेट मादुआ हम लोग के भाषा में, साला पेट खा खा के भर रहा है, कुछ कामें ना कर रहा है, बकलोल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला काम हमारा अभी यूएनओ का क्या बोलते हैं महासचिव कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरस। तो आई होप कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ईरान के बारे में कुछ सोचे और उसका अपना सॉवरेनिटी के आज़ादी के लिए कुछ एक ठोस कदम उठाइए ना, और अमेरिका को बोले कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने अटैक किया है, उन्होंने ईरानियों ने कभी आप पे अटैक नहीं किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे तो जानते ही हैं क्या करना है, चैनल को लाइक करना है,
साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और शेयर भी कर देना है। ओके, जय हिंद।